अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़े इम्पोर्टेंट दिन है ये, और ख़ास तौर पे आज का दिन आपको मालूम है कि बल्ले के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। पेशावर हाई कोर्ट में भी हियरिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी आज ही बुलाया हुआ है उन्होंने। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें, तफ़सीलात में जाएँगे। आज मैं थोड़ा-सा आपको एक राउंड अप दूँगा और तफ़सील से जो बात होगी वो हम करेंगे सलमान आबिद साहब के शो में, और उनसे फिर तफ़सील में आके जाके ज़रा पूछेंगे कि क्या सूरत-हाल चल रही है, उनका तबसरा उसके बारे में क्या है। लेकिन सबसे पहले इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और इकबाल का जो शेर है बड़ा ही खूबसूरत असरार खुदी से है। और असरार खुदी आपको पता है कि कितनी खूबसूरत उनकी एक किताब है। अल्लामा फरमाते हैं कि आतिश जान गुदा जुए गुदास्त, जुए सुल्तान मुल्क मिल्लत राफनास्त। यानी जो फकीर की भूख है वो तो सिर्फ उसको बर्बाद करती है, वो उसको तबाह करती है। जो फ़कीर होता है, उसकी जो भूख है, वो तो सिर्फ़ एक एक इंडिविजुअल तक महदूद है। जुए सुल्तान, जो कि सुल्तान की भूख है, जो बादशाह की भूख है, या किसी वज़ीर-ए-आज़म या सदर मुमलिकत की कोई भूख है, तो वो मुल्क व मिल्लत को तबाह कर देती है। वो मुल्क व मिल्लत को खा जाती है, फ़ना कर देती है। फ़ना का लफ़्ज़ यूज़ किया उन्होंने कि जो इस तरह के लोग अगर आपके हुक्मरान बन जाएँ, तो फिर आप समझ लें कि आपकी तबाही है। और ये हम इस वक़्त और अपनी पूरी हिस्ट्री में इसका मुज़ाहरा अमली तौर पर देखते रहे हैं। और यही वजह है कि इकबाल ने ये जो बात की थी, वो बिल्कुल रेलेवेंट है और आज भी रेलेवेंट है। अल्लाह करे कि हमारे जो हुक्मरान हैं, वो हमें इस तरह के मिलें कि जिनको इस तरह की भूख का आर्ज़ा ना लाहक ना हो, कि जिससे पूरी की पूरी जो कौम है, वो फ़ना और बर्बाद हो के रह जाए, जिस तरह के अभी हम हुए हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमें बचाए इस तरह के हुक्मरानों से, और हमें अता करे वो लोग कि जो पाकिस्तान की और मुल्क मिल्लत की खिदमत कर सकें और अपनी ज़ात से उठ कर सोच सकें, अपनी अनाओं से ऊपर उठ के सोच सकें। क्योंकि इस वक़्त जो हम आज आज के हालात में जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अना और बद-एतमादी एक-दूसरे के ऊपर, और फिर ये है कि ख़ास तौर पे जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो वजह है वो दीन से दूरी है। और हम लोग चूँकि दीन से दूर हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा मकसद क्या था, हमें अल्लाह ताला ने भेजा क्यों था यहाँ पे, हमें बिल्कुल नहीं पता। और हम सिर्फ़ बस एक चीज़ हमें मिलनी चाहिए, और वो है पैसा, और वो भूख है, और जो ख़त्म होने को नहीं आ रही। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आज जो केस चल रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले जीनो टीवी, मैंने आपको कल भी कहा था कि जीनो टीवी के बारे में आपने हमें सजेशंस देनी है, हमें बताना है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव करें, मज़ीद शोज़ कैसे किस तरह के लाएँ। आज एक मैं कमेंट देख रहा था, एक दोस्त ने कहा जी कि आप कुछ लाइव क्वेश्चंस भी लिया करें। तो हम उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह विदिन अ वीक और सो मेरा ख़्याल है कि हम इस तरह का एक शो का सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, और बल्कि आप अपने क्वेश्चंस हमें लिख के भी भेज सकते हैं, ईमेल पे भेज सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि आप मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर क्या सवाल सवाल करना चाहते हैं, मुझसे क्या करना चाहते हैं, हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी एक सिलसिला शुरू होगा। लिहाज़ा आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और छोटा-सा भी कमेंट कर देना कि जी अस्सलाम वालेकुम, ये भी कर दें, तो इससे भी कम से कम आपकी एंगेजमेंट जो है वो ज़ाहिर होगी। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने कमेंट्स में, लाइक्स में अपना एक रोल प्ले करें, क्योंकि हम देखते भी हैं शोज़ को, लेकिन अपना रोल ये भी अदा करना चाहिए कि हम इसको ज़्यादा फैलाने में, ख़ास तौर पे जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, उसको टेक ऑन करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि लोगों की जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा जी, अब ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें मैंने जैसे कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में आज हियरिंग है, और मुझे वैसे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि कल जो हियरिंग हुई थी, उसमें हमारे जो पीटीआई के वकला हैं, वो क्यों लेट पहुँचे? देखिए, ये मैं कुछ 1 हफ्ते से, तकरीबन 2 हफ्ते से देख रहा हूँ कि पीटीआई के जो वकला हैं, वो मुझे नॉन सीरियस लग रहे हैं। वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, या तो अपनी कैम्पेन्स के चक्करों में पड़े हुए हैं, या फिर कुछ और मामलात हैं। जो भी है, भई आपके ऊपर इस वक़्त एक ज़िम्मेदारी डाली गई है। आप ही सबसे बड़े इस वक़्त फ्रंट रो में जो खड़े हुए हैं लोग, वो सारे वकला हैं, और बाकी सब लोग तो आ ही नहीं सकते। ना इमरान को मिल सकते हैं, ना किसी और के साथ जाके कोई ओपनली बातचीत कर सकते हैं। सब लोग अंडरग्राउंड हैं। तो आप लोग जो कर सकते हैं, आप तो अपना काम प्रॉपर्ली करें ना। यानी अगर आप आज जो वकला हैं, बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन साहब हैं माशाल्लाह, और साथ उनके दूसरे जो हमारे मोहतरम वकील हैं अली ज़फ़र साहब, उनको चाहिए था कि वो पहुँच जाते टाइम पे। यानी आप पेशावर जा रहे हैं, 2 घंटे का चलें सफ़र है इस्लामाबाद से, तो आप जाके ज़रा जल्दी निकल जाएँ। आपकी वजह से वो जजेस भी बैठे रहे, ख़ैर ये भी उनकी मेहरबानी है कि वो बैठे रहे। लेकिन
आप लोगों ने कमाल कर दिया। नॉन सीरियसनेस की इंतहा है ना ये। तो इस तरह इतना बड़ा आपका लीडर जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कुर्बानियां दे रहा है, और आप लोग अपने वक्त की, अपनी नींद की, अपनी आराम की कुर्बानी नहीं दे सकते। लेकिन जब आपको ओहदे मिलेंगे तो फिर आप कहेंगे जी वाह, हमें ये ओहदा क्यों मिला है, हमें वो नहीं मिला। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि पीटीआई के वर्कर्स भी जो हैं, वो भी इनके ऊपर प्रेशर डालें कि भई कम ऑफ एज, अब आप थोड़ा-सा ज़रा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ज़रा बिहेव करें। बड़ा पैसा आपने कमाया हुआ है सारी ज़िंदगी, आपने बड़े-बड़े, लंबे-लंबे छक्के लगाए हुए हैं, इसलिए अब थोड़ा-सा आप काम भी कर लें। तो ये जो सूरत-ए-हाल है इसमें एक तो ये है कि आज जो हमने देखना है वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट में अब क्या होता है? क्योंकि उधर से हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी हियरिंग है। अब या तो सुप्रीम कोर्ट वाली हियरिंग को थोड़ा-सा डिले करवाया जाएगा या कल तक उसको पोस्टपोन करवाया जाएगा। और अगर पेशावर हाई कोर्ट से फैसला पीटीआई के हक में नहीं आता, जो कि मुझे उम्मीद है कि आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता, तो फिर ज़ाहिर है कि जाएँगे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में तो आगे वो बैठे हैं ना भाईजान, ठीक है ना? वो जिनको बैठना भी नहीं आता, वो वो जो भाई साहब हैं जो इंसाफ की माशाल्लाह ऐसे-ऐसे तकाज़े पूरे कर रहे हैं कि मैं हैरान हूँ। यानी पहले तो होता था ना कि एक थोड़ी-सी बहुत थोड़ी-सी शर्म हया, थोड़ी-सी बंदे को रहती थी कि यार मैं इतना भी ओपनली ना किसी को सपोर्ट करूँ कि लोग देखने में कहें कि यार ये तो बहुत ही बायस्ड है। लेकिन अब हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों में हमने वो सारी चादरें, वो सारे हया, शर्म सब वो उतार दिए हैं। अब हम लोग बिल्कुल बल्कि अल्लाह माफ़ी दे, वो एक ट्रेंड भी आज चल रहा है कि काज़ी नंगा हो गया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि लोग लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और लोग क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद फिर जो आपने जाके हिसाब देना है जिसके आगे, वो क्या सोच रहा होगा और वो क्या करेगा आपके साथ। ये मुझे समझ नहीं आती, आप लोग क्यों भूल जाते हैं। तो ये देखते हैं क्या होता है, और मुझे अच्छे की उम्मीद है, क्योंकि अगर इन्होंने बल्ले का निशान वापस लिया, तो इसका मतलब है कि सारे का सारा निज़ाम जो है वो ऑलरेडी गैंग अप हुआ हुआ है, वो मज़ीद नंगा होके सामने आ जाएगा। लेट्स सी क्या होता है इसके ऊपर। विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन आपने भी, वो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, आपने आँखें खोल के रखनी है, क्योंकि ये मामला जो है ये चल रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मुहतात और विजिलेंट होने की ज़रूरत है। लेट्स सी क्या होता है। और अब आगे जो है, आज मैं थोड़ा-सा आपको रन डाउन देता हूँ। एक तो ये है कि जो जज ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, उनके ऊपर भी आपको पता है ना कि एक केस चल रहा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। वो भी मैं ज़रा बताता हूँ आपको। लेकिन जो कल की बात हुई थी उसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने जब वो आए हैं बाहर, तो फिर उन्होंने कहा था कि हमारे पास प्लान बी भी है। वक़्त की किल्लत के बायस देखेंगे कि क्या सूरत-हाल होती है। 2 दिन सब्र कर लें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो हम देखते हैं, 2 दिन हम सब्र कर लेते हैं जनाब। लेकिन आप भी अपने आप को ज़रा थोड़ा-सा ठीक करें। और समाज चूँकि आज मुलतवी हो चुकी हुई है, आज 9 बजे तक देखते हैं, आज भी पता नहीं टाइम पे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। तो जो आज समाअत है, उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर आएगा। अगर वो हमारे हक में आया, तो वो पेश करके हमारे उम्मीदवार जो हैं, वो टिकट जमा करा देंगे, हक की फ़तह होगी, बल्ले का निशान मिलेगा। ये हम फरमा रहे हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। अच्छा जी, जो जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का केस है, ये लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे इसको, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। अब उन पे जो एक आप कह लें कि जो एक डिफरेंट नोट जो है इख्तिलाफ राय का, वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भेज दिया। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने कहा जी कि जो इल्ज़ाम नंबर 1 उनके ऊपर ये है कि उन्हें अप्रोच किया जा सकता है। ये एक नुकसानदेह दावा है, जो मुकम्मल तौर पर ऑडियो क्लिप्स या जुडिशियल ऑर्डर्स की बुनियाद पर किया गया है। इन दोनों हवालों से कानून मौजूद है। ये एजाजुल एहसन साहब फरमा रहे हैं। किसी भी अदालती हुक्म की बुनियाद पर आइन के आर्टिकल 209 की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस ज़िम्मन में कोई शक व शुबा मौजूद नहीं है। जैसे कि 27 अक्टूबर 2023 को 20 से ज़ायद शिकायत मुस्तरद की गईं, क्योंकि उनकी बुनियाद जुडिशियल ऑर्डर्स थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के एक से ज़ायद फैसलों में यकसा तौर पर यह कानून तय किया गया है कि किस तरह ऑडियो वीडियो क्लिप्स का किसी कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहले से तयशुदा है। ये इल्ज़ाम लगाया जाना और उसको शो कॉज़ नोटिस में शामिल करना तयशुदा कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये फरमा रहे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। इससे पहले कि मैं अपनी वजूहात तहरीर करूं, मैं चाहता हूं कि जिस अंदाज में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की जा रही है, उस हवाले से कुछ कहूं। बदकिस्मती से मेरी राय में रवायात के बरक्स गैर जरूरी हसद के तहत ये कार्रवाई चलाई जा रही है। आप अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी बात की उनके, ये एक हसद के तहत ये कार्रवाई चलाई जा रही है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट जिसने लोगों को इंसाफ पहुंचाना है, उसके अंदर क्या हो रहा है। ये जब बंदियाल साहब थे, तो ये मोहतरम जो थे, उसको पता है ना कितना चीखते थे, चिल्लाते थे
एंड ही इवन वेंट टू द पार्लियामेंट, यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जाके जरदारी के साथ जाके बैठ गए थे। ये इस तरह के भाई साहब हैं। तो इसमें बड़ी अजीब सी सूरत बन रही है। मेरा ख्याल है कि अब चूंकि मैंने बताया ना कि अब वो शर्म और हया वाली बात तो खत्म हो चुकी हुई है, तो अब अल्लाह ही है इनको हिदायत दे, वरना तो मामला जो है बड़े खराब नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि एक चीज, हाँ, जो पहले मैंने आपको बात की थी ना, मैं आपको एक चीज आपको बता दूं कि जो भी ये करेंगे, पीटीआई का प्लान जो है वो उसको काउंटर करने के लिए तैयार है। और जो मेरी एक दो लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे सरप्राइजेस के लिए आप तैयार रहें। इमरान खान सरप्राइज देगा और इनके होश उड़ेंगे, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि व्हाट दे आर अप अगेंस्ट। उनको पता नहीं है कि वो जो बंदा, पहले तो उसको टाइम ही नहीं मिलता था, अब तो वो 24 घंटे अंदर बैठा हुआ सोच रहा है, अब तो स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, इसलिए उसके पास तो टाइम ही टाइम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास अब सोचने का जो वक्त है, उसको साथ साथ अब वो पढ़ भी रहा है, उसको इंटरनलाइज भी कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान की जिंदगी का दौर है, मेरी नजर में ये दुनिया में जितने भी उसने काम किए हैं, जितने भी आज तक किए, उनमें से ये उसके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग साबित होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो उसने इस टाइम के वक्त सीखा है, जो इस टाइम के दौरान सीखा है, वो उसको मेरे ख्याल है पूरी जिंदगी वो मौका मिला नहीं मिला था। तो इसलिए वो सरप्राइजेज जो होंगी वो आप तैयार हैं, और मुझे यकीन है कि कल या परसों तक वो सरप्राइजेज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, इमरान खान ने ही कल सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्या मुआशरा जो है वो अमर बिल मारूफ पे चल रहा है? मुआशरा अच्छाई बुराई पर होता है, अच्छाई खत्म हो तो मुआशरा खत्म हो जाता है। तो बात बिल्कुल दुरुस्त किया उन्होंने कहा कि मुझे सजा दी जा रही है कि मैंने ताकतवर को कानून के ताबे करने की कोशिश की। वो तो नहीं हो सकता यहाँ पे ना, ताकतवर ने तो कानून के ऊपर रहना होता है। ऐसे तो नहीं, ये जितने भी वज़राए आज़म माशाल्लाह इकट्ठे हुए हुए हैं, वो सारे क्लियर हो गए हैं, क्योंकि ताकतवर है ना। तो उन्होंने, इमरान खान ने कहा कि तोशा खाना केस में मेरे खिलाफ चपड़ासी समेत 2 अफराद को वादा माफ गवाह बनाया गया। आप अंदाजा लगाएँ ज़रा, चपड़ासी समेत 2 जो वादा माफ गवाह हैं, यानी ऑफिस बॉय को भी। अच्छा, तोशाखाना केस में इल्ज़ाम है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैंने किसी और का नहीं, बल्कि ऑफिस बॉय का इस्तेमाल किया। क्या ऐसा मुमकिन है? इमरान खान की सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, ये उसका क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ। कौन-सा उम्मीदवार कहाँ खड़ा करना है, फैसला सियासी टीम करेगी। ये भी उन्होंने बता दिया कि जो उनकी टीम है, जो कोर कमेटी है, जिसमें बाकी लोग भी हैं, वो सारे मिलके फैसला करेंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान के, परवेज़ इलाही के, उनकी अहलिया फिर साथ-साथ मुनिस इलाही के, निसार जट फैसलाबाद, हाफ़िज़ मुमताज़ फैसलाबाद, शौकत भट्टी फैसलाबाद और ज़हरा इलाही, इनके कागज़ात नामज़दगी पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला जो होना है वो होना है आज। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है, वो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत जो है, उसका आगाज़ करने जा रहा है। अच्छा, इमरान खान का जो 9 मई के 12 केसेज़ हैं, अब देखिए ज़रा मज़ाक देखिए आप। 9 मई के दिन भाईजान, आपको इत्मीनान अर्ज़ है कि उस दिन इमरान खान साहब जो थे वो आपने पकड़े हुए थे। तो 12 उनके ऊपर उन्होंने जी 12 केसेज़ जो हैं वो 2 डाल दिए, और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंज़ूर हो चुका हुआ है। रिमांड तो आजकल वैसे ही मंज़ूर हो जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसरान को अडयाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत। तमाम मुकदमात की तफ्तीश एक साथ अडयाला जेल में की जाए। तफ्तीशी अफसरान 11 जनवरी को तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करें। ये मोहतरम जज साहब फरमा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो जो खान है वो तो खड़ा है, और उन्होंने जलसों का ऐलान कर दिया है। 14 जनवरी उन्होंने कहा जी कि कराची में 2 जलसे होंगे, 15 जनवरी हैदराबाद में जलसा होगा, 14 से 18 जनवरी तक जो है वो सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में जलसे होंगे। और उन्होंने ये कह दिया कि हम हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे, नो मैटर व्हाट, आप जो मर्ज़ी कर लें, पुट्ठे हो जाएँ, लेकिन वो इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है जी। उनके पास अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो हमारे मुखालफिन हैं, उनके पास भागने के सिवा कोई ऑप्शन अब बाकी नहीं रहा। अच्छा जी, दूसरी तरफ लाहौर की सूरत हाल ये है कि एनए 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, उनके कागज़ात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत जो है, वो हुई है। और एनए 130 का रिटर्निंग ऑफिसर ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हुआ, और वो केस कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो एक्सक्यूज़ ही कोई नहीं है, और आरओ सारे भाग चुके हैं, कोई जाता ही नहीं है उनकी हियरिंग्स में। ट्रिब्यूनल ने आरओ का मेडिकल सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिया। ट्रिब्यूनल ने सीसीपीओ लाहौर और डिप्टी कमिश्नर को आज तलब कर लिया है, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। और दूसरी जो बड़ी दिलचस्प, आपने एक वीडियो भी देखी होगी कि एक सहाफ़ी खातून जो है, वो आपको पता ही है, गरीदा फारूकी जो है, वो लाहौर में लूर-लूर फिर रही थी, और हल्का एनए 122 जो है, उसमें जाके धर्मपुरा वगैरह की साइड पे, तो वो जाली सर्वे कर रही थी।
اور جا کے نون لیگیوں کی मिन्नतें कर रही थी कि मुझे उस जगह पे लेके जाएँ जहाँ पे आपके कुछ लोग मौजूद हों। आप अंदाज़ा लगाएँ ये कैसे-कैसे सर्वे करवा रही हैं नून लीग वाले। और ये लाहौर में इनकी हालत है। लाहौर जो कि ये कहते हैं कि हमारा गढ़ था, और गढ़ अभी भी क्लेम करते हैं कि हमारा ही गढ़ है, लेकिन ये है नहीं। अब ये गढ़ा इनके लिए बन चुका हुआ है, और कितना बड़ा गढ़ा बनेगा ये इनको लग पता जाएगा। तो वो जाके मिन्नतें तरले कर रही है लोगों के कि जनाब, काउंसलर्स को कह रही है कि समझा रही है कि जनाब आप ऐसा करें कि वहाँ पे मुझे लेके जाएँ कि जहाँ पे आपके लोग मौजूद हों, ताकि पीटीआई के लोग वहाँ पे ज़्यादा ना हों। अब इसमें पंजाबी में वो कहते हैं लख दी, अगला लफ्ज़ मैं नहीं कहता। तो अगर अगर समझ नहीं आई तो फिर जाके मेरा ख़्याल है इसका ताल्लुक मुल्तान से है, तो मुल्तान में जाके पूछ ले कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये ऐसी ऐसी ख़वातीन जो हैं, ये कलंक का टीका है सहाफ़त के चेहरे के ऊपर। जिन लोगों ने सहाफ़त का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब कोई सहाफ़त में मेरा ख़्याल है आने के लिए भी सोचे तो वो कहता कि यार मैं किधर जा रहा हूँ, गंद ही गंद है इसमें। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जो हबीब अकरम साहब हैं, मोतबर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने जो सर्वेज़ किए हैं उसमें तकरीबन 42 के करीब उनके जो सर्वेज़ हैं, वो आए हैं, और उसमें पॉपुलर वोट वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई है, वो 41.5 जो है उसकी ओवरऑल एवरेज आ रही है। पीएमएलएन जो है वो 30 पे है। पीटीआई जो है वो लीड कर रही है 33 जगहों पे, और ये उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के जो सर्वेस किए हैं उनमें वो कह रहे हैं पीएमएलएन जो है वो सिर्फ 9 जगहों पे लीड कर रही है, बाकी जगहों पे वो नहीं है। जिनमें पीटीआई लीड कर रही है गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर वगैरह, ननकाना, शेखपुरा, अटक, टेक्सला, चकवाल, ओकाड़ा, नारोवाल, हाफिजाबाद, गुजरात, झंग, चिन्योट, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, टोबा टेक सिंह, पाकपतन, फैसलाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, खुशाब, ये सब इलाके जो हैं जहाँ पे जो इनकी पीटीआई की जो मकबूलियत है, उसमें ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हो रहा है। अच्छा जी, एक जो मैंने आपको बताया था ना कि जो बल्ले का निशान अगर इन्होंने लिया, तो ऑप्शंस क्या-क्या हैं इनके पास, क्या करेंगे? वो तो हम पहले से भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये या तो किसी के साथ अलायंस करेंगे, और यही बेहतर ऑप्शन लगता भी है कि ऑप्शन अगर ये लेते हैं कि जी किसी के साथ अलायंस करें, अदरवाइज़ तो ये है कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो इनकी सबकी तो तबाही हो जाएगी। लोगों के पास कोई सेंट्रलाइज़्ड किस्म का निशान नहीं होगा, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो रिज़र्व सीट्स का होगा। तो उसमें जो 5-6 जो जमातें हैं जिनके साथ ये इत्तेहाद कर सकते हैं, उसमें एक तो ये है कि जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, उसके साथ ये इत्तेहाद कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक भी है, उसके साथ भी कर सकते हैं। फिर ये आपको याद होगा मैंने कोई 4-5 दिन पहले जमशेद दस्ती का भी इंटरव्यू किया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि जो हमारी टीम है और हमारी जो पार्टी है, वो उसका नाम है पाकिस्तान अवामी राज पार्टी, तो उसके साथ भी ये कर सकते हैं। फिर इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है जेयूआई शिरानी ग्रुप का, उनके साथ भी कर सकते हैं। फिर शेख रशीद साहब भी मौजूद हैं, उनके साथ भी जो अवामी मुस्लिम लीग है उनकी, उसके साथ भी हो सकता है, जीडीए के साथ भी हो सकता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो आज इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो चुगल मारी है ना कि जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हैं वो निशान जारी कर दिए हैं, सिवाय पीटीआई के। भई आप अपना तो कम से कम साजिशी ज़हन अभी तक ना शो करें जब तक ये फैसला नहीं होता। जब फैसला आएगा तो फिर आप कहिएगा जी कि ठीक है हम अब फैसला आ चुका है खुदा न खास्ता अब्दुल्ले का, तो हम अब बल्ला नहीं मिला तो हम उसका जारी कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले से ही खबासत ये की है कि उसकी लिस्ट में पीटीआई को शामिल ही नहीं किया। लिहाजा ये जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तो आपको बायसनेस नज़र आ रही है कि कितना तासुब है उसके अंदर। ज़ाहिर है प्रेशर के अंदर सब कुछ वो कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल सूरत-ए-हाल ये है कि इनमें अब कोई मामला जो है वो छुपे हुए नहीं रह गए। और देखते हैं इन 6 जमातों में से किसके साथ इत्तेहाद किया जा सकता है, और ये भी एक सरप्राइज़ होगा क्योंकि जिसके साथ भी इत्तेहाद किया जाएगा, उसको देखिएगा कैसे वो शूट करेगी पब्लिक ओपिनियन में, और कैसे उसका स्टेचर जो है वो बढ़ेगा। ये भी बड़ी जिस पार्टी का होगा उसकी बड़ी ये लक होगी कि पूरा पाकिस्तान उसको वोट कर रहा होगा, इतनी छोटी-सी जमात को। अच्छा जी, दूसरा जो कल मैंने आपको बताया था कि बैरिस्टर साहब एक मुमताज़ कहलूं साहब जो है, अब्दुल्ला मुमताज़ कहलूं साहब, जिन्होंने बड़ी वीडियो-शीडियो बना के वहाँ से जद्दा से वो आए कि जनाब मैं जा रहा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ूँगा और मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो एक ही दिन में उनकी जो दूसरी वीडियो है वो आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ और मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँगा, मैं दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। मुझे इसमें कोई थोड़ी-सी गेम शेम नज़र आ रही है। आई सेंस अ रैट हियर, क्योंकि अगर ये इतना ही इन्होंने करना था, तो इनको बता के आने की क्या ज़रूरत थी? और ये आके आते और आके इलेक्शन कैंपेन करते और देखते फिर बाद में अगर कोई पकड़ा जाता है। तो मुझे लगता है ये पहले से प्लान्ड था।
یہ پہلے سے بتایا ہوا تھا انہوں نے کہ میں آؤँگا اور اس طرح آؤँگا، تو آپ مجھے پکڑ لیجیے گا اور پھر میں اپنی ویڈیو جو ہے وہ جاری کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی-بڑی گیمیں ہوتی ہیں۔ میں کئی وزراء کو جانتا ہوں، سابق وزراء کو جو جان بوجھ کے گرفتار ہوتے تھے، جو جان بوجھ کے ہاسپٹلائز ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ میں نام نہیں لیتا، لیکن میں پرسنلی جانتا ہوں ان کو، وہ بڑے-بڑے نام ہیں وہ، آج بھی ہیں، آج بھی ایکٹیو ہیں۔ تو وہ جان بوجھ کے گرفتار بھی ہو جاتے تھے اور ہاسپٹل میں بھی چلے جاتے تھے کہ میں بڑا بیمار ہو گیا ہوں اور اس لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے میرے لیے کام کرنا ہے، تو میں میرا پتہ نہیں ہارٹ اٹیک اور ہارٹ ٹربل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال چلتی ہے اور انشاءاللہ آج خیر ہوگی، آپ دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اس سے بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے، سپردم بتمائے خیش رہو، تو دانی حساب کم و بیش ہو، جس طرح کسانوں کو تھوڑی دیر تک کے لیے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔